हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 10 में आने वाले इतिहास के क्वेश्चन टर्म 2 में आने वाले। ठीक है, टर्म 2 में जो आएंगे क्वेश्चंस आंसर इतिहास के, तो उसको देखने वाले हैं आप लोग। यदि नहीं पढ़ेंगे तो पछताएंगे। मेरा पहले ही लिखा हुआ है वीडियो में, तो आप लोग है ना, तो पहले देखते हैं हम लोग सिलेबस में क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ है टर्म 2 में आने वाले हैं। ठीक है, तो टर्म 2 की ओर जाते हैं हम लोग। तो देखिए, तो पहला हम लोग कर चुके हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना में वीवीआई क्वेश्चन इतिहास के, ये वाला देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, और नहीं तो हमारे चैनल में पहले से मौजूद है वीडियो, इसको है ना आप लोग लिख लीजिएगा। और अब जो बताने वाले हैं औद्योगिकरण का युग, ठीक है, औद्योगिकरण का युग में भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण है, जो 99% आने वाले हैं एग्जाम में क्वेश्चन, उसी पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और उसके आंसर भी बताएंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइप का आंसर रहेगा, आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे, जिससे आपको बहुत आसानी होगा लिखने में एग्जाम में, क्योंकि जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तो लिख नहीं पाएंगे ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके जो औद्योगिकरण का युग में क्या क्या वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब अति महत्वपूर्ण क्या क्या क्वेश्चन है जो 99% आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण का युग में क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिए, कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक पढ़ नहीं पाएंगे। यदि पढ़ेंगे नहीं तो बाद में तो पछताएंगे ही ना। तो इसीलिए चलते हैं हम लोग, औद्योगिकीकरण का युग में क्या क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्लास 10 के टर्म 2 वीवीआई क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 में। चलिए हम बढ़ते हैं। इसमें जो है आप लोग को मिलेगा बहुत ही शानदार आंसर, क्योंकि आप लोग याद भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे और जाकर एग्जाम हॉल में लिख भी पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए, व्याख्या करें। क्या बोल रहे हैं कि जो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन था उस पर हमला क्यों किए थे, उसके पर व्याख्या करना है। तो पहला उत्तर है, देखिए कितना सुंदर है। स्पिनिंग जेनी मशीन ने ऊन की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य लेती थी, इसके कारण मजदूरों की मांग घट गई। तो पहला क्वेश्चन ही है हम लोग का कि ब्रिटेन की जो महिला है कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए थे। स्पिनिंग जेनी मशीन क्या था, उनकी कताई का जो कताई करते उसकी मशीन थी। जो प्रक्रिया जो कताई करते थे, जो बहुत सारे महिलाएं करती थे, वो बहुत तेजी से करते थे मशीन। देखिए एक महिला एक ही बार क्या कर सकते थे, जो उसमें तकलियां बनती थी, तकलियां जो बनती थी गोल गोल, वो सिर्फ एक ही बना पाते थे। लेकिन जो जेनी मशीन थी वो कताई की प्रक्रिया तेजी से हो रही थी, जिसके कारण तकलियां जो एक महिला बना एक महिला से उसको चलाते थे एक महिला, लेकिन बनता था बहुत सारे तकलियां। ठीक है, बनता था बहुत सारे तकलियां। इसलिए तो उसमें क्या, तो मजदूरों की, जिसके कारण क्या होता, मांग घट गई थी, क्योंकि एक ही महिला से बहुत सारा तकलियां बन जाती थी। लेकिन पहले क्या होता था, एक महिला एक ही तकलियां बना पाती थी, जिसके कारण क्या होता था, मजदूरी की मांग थी। लेकिन जैसे ही मशीन का आविष्कार हुआ तो फिर से क्या हुआ, मजदूरी की मांग घट गई। चलिए उसके बाद देखते हैं, यह हो गया ख नंबर। अब बेरोजगारी की मतलब आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के प्रति आशंका व्याप्ति, मतलब चिंता से मजदूर वर्ग, जो मजदूर वर्ग थे बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई थी। ठीक है, खासकर महिला बहुत ही चिंतित थे और उसका चिंतित बहुत बड़ा था, चिंता होने का बहुत, क्योंकि बेरोजगार हो जाएंगे ना, इसलिए उसकी जो बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिला में नई प्रौद्योगिकी की प्रति आशंका व्याप्त थी। ठीक है, जब उन उद्योग में इस मशीन का गौ नंबर देखिए, जब उन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो उन अनेक औरतों जो हाथ से ऊन की कताई करती थी को काम से हटाना पड़ा। अभी बताए कि स्पिनिंग जेनी मशीन क्या करने लग गए थे,
जो एक तकलियाँ बनाती थी महिला, उसके जगह बहुत सारी तकलियाँ बनने लगी, जिसके कारण क्या होता बहुत सारे औरतों को क्या क्या कटाई करती थी, उसको हटाना पड़ा, जो ऊन की कटाई करती थी, क्योंकि मशीन से हो रहा है। इस कारण महिला कामगार स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए, जिसके कारण क्या क्या था, स्पिनिंग जेनी मशीन के खिलाफ थे महिलाएं। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिला द्वारा विरोध काफी लंबे समय तक था, चलता रहा, और इसके लिए विरोध करते रहे महिलाएं। ठीक है, क्यों विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसकी बेरोजगारी बढ़ गई थी। तो स्पिनिंग जेनी मशीन कैसा होता है देख लीजिए। इस तरह होता है स्पिनिंग जेनी मशीन। ठीक है, हम इसको छोटा करते हैं। ये देखिए इसमें कैसे एक साथ कितनी तकलियाँ बन रही है। देखिए यहाँ पर तकलियाँ हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक साथ कितनी तकलियाँ बन रहा है। देखिए यहाँ पर भी है तकलियाँ, तकलियाँ बन रही है। तो स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने कब किए थे, कब किए थे इसकी, 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। किसने किया था, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, हाँ है, हारग्रीव्स ने किया था। यह है जेनी, क्या है, स्पिनिंग जेनी मशीन। ठीक है, तो आप समझ में आ गया। इसको हम पॉज करके आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, पॉज कर दिए, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत ही आने वाले वीवीआई क्वेश्चन है, ये आएंगे ही। चलिए हम अब लोग आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लिख लीजिए। तो नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नंबर 2 में क्या है, क्या क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या था। जो रेशम के कपड़े थे, नियमित मतलब लगातार उसको आपूर्ति मिलते रहे, इसके लिए क्या क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों के लिए। तो पहले क्या था, चलिए नंबर आंसर कौ देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को पैसागी मतलब एडवांस के रूप में कर्ज दिया। पहले पैसा एडवांस में दिया, मतलब एडवांस के रूप में क्या दिया, पैसागी के रूप में कर्ज दिया। उसके बाद इस प्रकार उन्होंने बुनकरों को स्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा लिया। पहले तो उसको एडवांस में पैसा दिया कच्चा माल खरीदने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे क्या किया, उसको कर्ज के जाल में फंसा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, कंपनी ने वेतनभोगी गुमशुतों की नियुक्ति की, मतलब गुमशुतों मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति की। ठीक है, नियुक्ति की जो कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाली रेशम की निगरानी करते थे। मतलब जो कपास के द्वारा क्या होता था, कपास के जो उत्पादन था अब बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी करते थे। ठीक है, किसकी मतलब वेतनभोगी गुमशुतों मतलब कर्मचारी की नियुक्ति की कि कहीं तो और तो नहीं बेच रहे हैं किसान सब, इसको देखने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है देखिए, वे यह भी देखते थे कि बुनकर अन्य यूरोपीय कंपनी या स्थानीय भारतीय व्यापारियों के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बुनकरों से रेशम और कपड़े की नियमित आपूर्ति मिलती रहती थी। मतलब वो ये भी देखते थे कि बुनकर जो है अन्य यूरोप कंपनियों को तो नहीं बेच रहे हैं या स्थानीय भारतीय व्यापारियों को तो नहीं बेच रहे हैं, तो वो भी देखते थे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय बुनकरों से और रेशम कपड़े के जिससे क्या, यदि कर्मचारी सब देखेंगे उसके वेतनभोगी कर्मचारी थे, वही लोग क्या करते थे, इनको उसकी सहायता से कर्ज दिया जाता था। और यह भी देखते थे कि जो किसान है वो दूसरे कंपनियों को तो नहीं बेच रहे हैं या दूसरे भारतीय व्यापारियों को तो नहीं बेच रहे हैं जो रेशम और कपड़े हैं, ताकि जो उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या नियमित लगातार आपूर्ति मिलते रहे, मतलब बना कर देते रहे। इसके लिए स्थानीय की किसकी मतलब वो लोग क्या किए थे, मतलब वेतनभोगी कर्मचारी रखे थे। कौन रखे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए
गुमशुदों को नियुक्ति किया था। किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें। तो हम बता दिए किस लिए किए थे। एक तो वही जो बुनकरों को कर्ज देने के लिए, व्यापारी का माल तैयार करवाने के लिए, मतलब वो जो देखेंगे कि माल तैयार कर रहा है कि नहीं। और एक हो जाएगा इसमें कि और क्या, माल को ये बुनकरों के तैयार किए हुए मालों को इकट्ठा करते थे। जो बुनकर तैयार करते थे माल को, उसको इकट्ठा करते थे। उसके बाद कपड़ों की गुणवत्ता को जांचते थे। कौन? ये वेतनभोगी गुमशुदे, ठीक है, मतलब वेतनभोगी कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसलिए उसको निगरानी कर रहे थे कहीं दूसरे जगह पर नहीं बेच रहे हैं भारतीय किसान। इसकी वो लोग क्या करते थे, जो देखभाल करते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये था, चलिए 1 मिनट के लिए पॉज कर देते हैं, कुछ सेकंड के लिए। इसको ले लिए। अब इसके बाद गौर नंबर ले लीजिए, ले लिए 17वीं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो जो 17वीं शताब्दी थी, यूरोपीय शहर के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे थे। क्यों करवाने लगे थे, चलिए जानते हैं हम लोग। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख मतलब जाने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे, उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए जो चीज़ चाहिए उसको वो लोग उत्पादन करवाते थे। कौन? जो 17 यूरोप के शहर के सौदागर थे, वो लोग गांव में जाकर किसानों और कारीगरों से क्या कराते थे, काम करवाते थे। वो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चीज़ बेचे जाएगा उसका उत्पादन करने के लिए कहते थे। उसके बाद देखिए क्या है कि दूसरा नंबर देखिए कि उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, जा सकता था। इसलिए नए व्यापारी गांव की तरफ जाने लगे, क्योंकि उपनिवेशों की स्थापना मतलब ज़्यादा उपनिवेश आ रहे थे विभिन्न भागों से, जिसके कारण क्या हो रहा था, मांग, जो चीज़ों की मांग बढ़ रहे थे, जिसके कारण जो शहर के सौदागर थे वो गांव में जाने लगे और इसलिए नए व्यापारी गांव की तरफ जाने लगे थे। यही बात बता रहा है कि जो शहर के सौदागर थे, जिसके कारण उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए गांव की तरफ जाने लगे थे। उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर, गांव में गरीब किसान सौदागर के लिए काम करने लगे। यह वह समय था जब छोटे व गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। तो किसान के पास देखिए ये सब काम कम ही रहते हैं, तो वो लोग का पैसा भी मिल जाएगा। इसके लिए क्या करने लगे, सौदागर के लिए काम करने लगे। चौथा नंबर क्या है, इसलिए जब सौदागर वहाँ आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, मतलब फिर से मतलब उन लोगों को पैसा दिया और पहले से पैसा दिया, मतलब एडवांस में पैसा देने लग गया, किसान फौरन तैयार हो गया। पहले से पैसा दे रहा था उसको माल पैदा करने के लिए, तो लोग तो सौदागर के लिए काम तो करेंगे ही। उसके बाद क्या हुआ, 5 नंबर देखिए, सौदागर के लिए काम करते हुए वे गांव में रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। सौदागर के लिए भी काम करते थे और अपने जो छोटे छोटे खेत थे उसके लिए वो अपना छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे, क्योंकि उसमें भी क्या कर सकते हैं, अपना खेती कर सकते थे। तो यह है क्या, किसका क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे थे। तो ठीक है, तो व्याख्या हो गई इसकी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। 4 तक हो गया लिखा, ले लिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद 5 से ले लीजिए, 5 नंबर सिर्फ। ठीक है, तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, सूरत बंदरगाह 8वीं सदी के अंत तक हाशिए मतलब किनारा पर पहुंच गया था। 3 कारणों के व्याख्या करें। कि सूरत जो बंदरगाह था पहले बहुत विकसित था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो उसमें कमी आ गई थी, क्योंकि वो बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, मंदी पर चला गया था। मतलब हाशिया मतलब किनारा हो गया था।
किनारा तक पहुंच गया था। पहले तो बहुत मतलब फेमस था सूरत बंदरगाह, लेकिन बाद में क्या हुआ, फेमस नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं रहा उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो पहला आंसर क्या, अधिकतर यूपीए कंपनी के पास भारी संसाधन थे जिसके कारण भारतीय तथा व्यवसायी उन्हें उनसे प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। तो जो यूरोपीय कंपनी के पास भारी संसाधन थे जिसके कारण क्या करेंगे, भारतीय व्यवसाय जो था व्यवसाय तो उसके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। नंबर 2 क्या होगा, यूरोपीय कंपनी स्थानीय दरबारों से विभिन्न राहतें पाकर शक्ति ग्रहण करती जा रही थी। जो स्थानीय जो यूरोपीय कंपनी थी वो धीरे धीरे और शक्तिशाली बनते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ के मदद कर रहे थे, वहाँ के जो स्थानीय दरबार थे, मतलब वहाँ के जो सरकार थे उसके साथ मदद कर रहा था, जिसके कारण वो आगे ही बढ़ते जा रहा था। ठीक है, कोई कंपनियों को व्यापार का एकाधिकार मिल गया, बहुत सारी कंपनियों को जो व्यापार का एकाधिकार भी मिल गया था। उसके बाद देखिए, इन सबके परिणाम स्वरूप सूरत और हुगली के बंदरगाह कमजोर पड़ गए। हंसी मतलब कमजोर पड़ना, जहाँ से स्थानीय व्यापारी व्यापार चलाते थे। जो सूरत और हुगली के बंदरगाह कमजोर पड़ गए, जिसके कारण क्या होता है, सूरत और हुगली के बंदरगाह थे वो भी बहुत ही कमजोर पड़ गए थे। स्थानीय व्यापार जहाँ से कहाँ कौन लोग चलाते, स्थानीय व्यापार ही व्यापार चलाते थे। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस ऋण से व्यापार चलता था वो खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गई। 17वीं सदी के अंतिम वर्ष में सूरत बंदरगाह से, ठीक है, से होने वाले व्यापार कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपया था। जो सूरत बंदरगाह था उससे जो व्यापार होते थे वो था 1.6 करोड़ रुपये थे, लेकिन 1740 तक होते होते क्या हो गया, गिरकर 30 लाख केवल रह गया। समय पाकर सूरत और हुगली कमजोर पड़ गए और बम्बई और कलकत्ता उभरने लगे। सूरत और हुगली जो बंदरगाह तो वो कमजोर धीरे पड़ गया, और इसके बाद कौन उभरने लग गया, बम्बई और कोलकाता के बंदरगाहें। ठीक है, तो हम लोग समझे क्या समझे, सूरत जो बंदरगाह थी वो क्यों कमजोर पड़ गए थे, या किनारा क्यों पहुंच गए थे, या मंदी पर क्यों आ गए थे। ठीक है, तो यह है आपके लिए, इसको चलिए पढ़ लीजिएगा, अभी लिख लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, अभी इसको भी ले लीजिए थोड़ा। चलिए, अब हम लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए बाद में पछताएंगे, आप बाद में पछताएंगे, इसलिए अभी पढ़ लीजिए इसको। बहुत ही आसान आंसर है, बड़ा बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन आसान। आप इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री में थोड़ा नहीं लिखेंगे तो कहाँ से नंबर देंगे आपको, क्या सही बोल रहे हैं ना। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। जो पहले विश्व युद्ध हुआ था तो भारत का उत्पादन क्यों बढ़ा था। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसके लिए अनेक कारण दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित है। मतलब जो क्यों बढ़ा था उसके बहुत सारे कारण हैं जो निम्नलिखित है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन से उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लगे। जो ब्रिटेन था वो अपना सारा बचाव में लगा दिया, वो अब भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका। ठीक है, अपने माल का भारत में निर्यात नहीं कर सका था, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। निर्यात नहीं कर पाए थे, जिसके कारण भारत के उद्योग जो थे वो अपना मौका मिल गया उन लोगों को पनपने का। नंबर 2 क्या हुआ, इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की वजह लग गई, इसलिए मतलब जो इंग्लैंड के सब कारखाने थे निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने के बजाय लग गई, इसलिए भारतीय जो निर्यात की जो विभिन्न चीज़ें बनाने के लिए वो कहाँ लग गए थे, कारखानों में। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक सैनिक सामग्री बनाने विशाल देसी बाजार मिल गया। तो इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात में लग गए थे, जिसके कारण क्या हुआ था, जो भारतीय उद्योग जो थे वो रातों रात सैनिक सामग्री बनाने के लिए उसको देसी बाजार मिल गया, विशाल देसी बाजार मिल गया। उसके बाद चलिए देखते हैं, चलिए इसमें तीसरा पॉइंट क्या है देखते हैं। एक विशाल देसी बाजार मिलने का अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को जब सरकार द्वारा भी अनेक
चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियाँ, बूट आदि बनाने, टेंट आदि बनाने, घोड़े के लिए अनेक प्रकार का सामान बनाने आदि के ऑर्डर मिल गए, तो उनमें नई जान आ गई। क्योंकि ऐसे तो भारतीय उद्योग बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन जब जैसे ही उन लोगों को सरकार द्वारा भी फौज के लिए वर्दी, बूट आदि, टेंट, घोड़े के लिए सामान बनाने मिल गए, तो उसमें जो नई उमंग आ गई बनाने के लिए। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योग भी प्रगति करने लगे, तो उन लोगों को ज़्यादा अतिरिक्त क्या, जो बाजार बाजार मिलते गए, उन लोगों को ऑर्डर मिलते गए, जिसके कारण क्या, भारतीय उद्योग बहुत आगे चल गया, आगे चल गए। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए। जो भारत में बहुत सारे पुराने कारखाने थे, उसके साथ ही धीरे धीरे क्या, नए कारखाने भी खुल गए, जिससे उद्योगपतियों को ही नहीं वरन मजदूरों और कारीगरों को भी चांदी चांदी हो गई। मतलब जो उद्योगपतियों को भी नहीं, मतलब जो उसमें नए कारखाने खुलेंगे तो नए लोग कारीगर रहेंगे, नए मजदूर रहेंगे, तो लोग भी क्या बोलेंगे, चौकाचौंध हो गए, उनके वेतन बढ़ गए, जिससे उनकी काया पलट गई। तो वेतन बढ़ेंगे तो क्या हो गया, उसमें पैसों की कमी नहीं रहेगी, वो लोग भी अपना अच्छे अच्छे घर दुआर सब कुछ में आगे बढ़ जाएंगे। तो पांचवा नंबर क्या है, चांदी होगी, मतलब क्या, चौकाचंद हो गए, जितने भी मजदूर कारीगर थे, नए नए लोगों को भी नौकरी मिल गया ना। तो पांचवा पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। प्रथम युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर जब भारतीय नेताओं ने स्वदेशी पर अधिक बल देना शुरू कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार, तो वो विश्व युद्ध में लगे हुए थे, जिसके कारण उसे फंसा देखकर भारतीय नेता ने भी स्वदेशी अपनाओं पर जोर देने लग गया। भारतीय उद्योग के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गया। मतलब जो भारतीय उद्योगों के लिए क्या हो गया, सोने के पर सुहागा वाली बात हो गया। मतलब जो क्या बोलेंगे, जिसको मिल नहीं रहे थे, इतना ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, उनको ऑर्डर मिलने लग गया। और वो भारतीय नेता भी क्या करने लगे, स्वदेशी को अपनाया ना, जिसके कारण भारतीय उद्योगों को सोने पर सुहागा वाली बात आ गई। ठीक है, 5 नंबर को आप लोग लिख लीजिए, इसको है आप पॉज करके इसको आंसर ले लीजिए, ले लिए। हम इसके बाद इसको भी ले लीजिए, इसको है ना आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, समझ तो गए ही होंगे। तो चलिए हम लास्ट में बोल देते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बाद में पछताएंगे सही में। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हम लोग मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।